कि अमेरिका हमेशा चाहती है कि दुनिया में किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, जो कि ईरान बना रहा है। यानी काफी हद तक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में सफल हो चुका है। एक वास्तुशास्त्री और अंकशास्त्री के अनुसार मैं कहूंगा कि इजराइल और अमेरिका ने एक बहुत बड़ी रिस्क ले ली है। बात याद रखो, 2026 जब तक है ना, ईरान किसकी सुनने वाला नहीं। ईरान सबके ऊपर हावी होने वाला है और ये बता दिया है उन्होंने 40 दिन। ईरान के दक्षिण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पहाड़ी इलाका है। इसका मतलब ये दो चीजें ईरान के लिए लाभदायी है। टेक्नोलॉजी का जायजा आप लोगे तो अमेरिका और इजराइल ईरान के सामने जरूर बहुत स्ट्रांग है, बट कुछ ऐसे कुदरत के फैक्टर हैं जो ईरान के लिए, यानी न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र ईरान के लिए लाभदायी हुआ है। पूरी दुनिया में ऑयल एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है। कई देशों में, खास करके पाकिस्तान जैसे देश में 2 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑयल नहीं मिल रहा है। तो दूसरी ओर 140 करोड़ से ज्यादा लोक संख्या वाले भारत में आज भी गैस मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है। इसका मतलब हमारी राजनीति। नमस्कार, मैं हूं बागेश्री और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है, ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में बढ़ता हुआ तनाव। और इस विषय पर ना कि हम सिर्फ युद्ध या राजनीति के एंगल से देखेंगे, बल्कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु के हिसाब से भी देखेंगे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रविराज। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमें ये बताएं कि जैसे अभी मिडिल ईस्ट में तनाव है, तो क्या ये सिर्फ रीजनल वॉर है या इसका पूरी दुनिया पे भी असर पड़ेगा, और ईरान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? सबसे पहली बात तो है, मैं आप सभी लोगों का स्वागत और सराहना करना चाहूँगा कि आपने इजराइल, ईरान और अमेरिका वॉर को ऑकल्ट साइंस के नज़रिए से देखने का जो एक इस विषय को महत्व दिया जी, इसके लिए आप सचमुच सराहना के पात्र है। पहली बात। दूसरी बात, याद रखिए कि ये जो तनाव है, ये निश्चित रूप से एक तरफ अमेरिका अपना जागतिक वर्चस्व कायम रखने के लिए कोशिश कर रहा है। जी, इजराइल जो 13 मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है, तो इजराइल को अपना अस्तित्व और अस्तित्व के साथ वर्चस्व ये भी उन्हें सिद्ध करना है। तो तीसरी ओर ईरान में 1979 में जब शाह रेजा पहलवी को सत्ता से दूर किया गया और उस वक्त कर्मठ विचारों वाले आयतुल्ला खोमेनी का वहाँ पे राज्य प्रस्तापित हुआ, तब से ईरान इस भावना में पूर्ण रूप से तैयार था कि आज नहीं तो कल अमेरिका हम पर अटैक करेगा। और इसके लिए अगर आप ये 40-45 दिन जो युद्ध के शुरू होकर देख रहे हैं हम, ईरान की जिस तरह से तैयारी दिख रही है, तो इस तैयारी का पूर्ण मतलब शुरुआत मैं समझता हूं उन्होंने 1979 से ही की है। तो दूसरा अति महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अमेरिका हमेशा चाहती है कि दुनिया में किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, जो कि ईरान बना रहा है। यानी काफी हद तक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में सफल हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में ईरान को चेकमेट देना, ईरान को कंट्रोल करना, ईरान के ऑयल पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना। तो दूसरी ओर रशिया और चाइना ये भी इस वैश्विक राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और इन्हें भी अब युद्ध में तो उतरना नहीं है, लेकिन अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए पर्दे के पीछे कई सारी राजनीतिक चीजें चल रही है। हालांकि मैं राजनैतिक विशेषज्ञ नहीं हूं,
मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, बट एक वास्तु कंसल्टेंट के नाते मेरा दुनिया के सभी सेगमेंट के लोगों से मेरा संपर्क आता है और ये सारा ज्ञान आ रहा है मेरे पास, और मुझे आदत है कि ये सारी चीज़ें या ये नॉलेज रखने की। तो एक तरफ अपना वर्चस्व, अपना डोमिनेंस, अपना डी-डॉलराइजेशन को बचाना, तो दूसरी ओर रशिया और चाइना को अपने युआन रूबल को स्ट्रांग करना, तीसरी ओर पूरी दुनिया में ऑयल एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है जी। जिसके सिवा मतलब आपने कहीं देखा होगा कि कई देशों में, खास करके पाकिस्तान जैसे देश में 2 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑयल नहीं मिल रहा है। तो दूसरी ओर 140 करोड़ से ज़्यादा लोक संख्या वाले भारत में आज भी गैस मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है। इसका मतलब हमारी राजनीति। तो ये सारा खेल एक तरफ राजनीति का है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज जो विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं, या मैं जो बात सारे लोगों के सामने रखना चाहता हूं, एक तरफ हर देश यानी एक भूखंड यानी एक प्लॉट होता है। जब कोई भी एक प्लॉट या एक भूभाग होता है, प्लॉट होता है, जमीन होती है, तो उसे वास्तु के नियम लागू होते हैं। अच्छा। दूसरी ओर हर देश का अपना एक नाम होता है जी। नाम आ गया तो न्यूमरोलॉजी आ गई जी। अब ये देश इंसान चलाते हैं, इंसान के ऊपर भी वास्तु का प्रभाव बहुत जबरदस्त है, और हर इंसान का एक डेट ऑफ बर्थ होता है, एक नाम होता है, तो उसके जन्म तारीख के अनुसार और उनके नाम के अनुसार उनकी भी अपनी एक न्यूमरोलॉजी होती है। तो देश यानी एक भूखंड, देश यानी एक नाम यानी न्यूमरोलॉजी, देश के नेता, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम, उसके आधार पर वास्तु और न्यूमरोलॉजी। आप आश्चर्य मतलब आपको लगेगा कि ढेर सारी चीजें वास्तु और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से इस युद्ध के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है, अपना प्रभाव डाल रही है। निश्चित है, और यही आज मैं आपको बताना चाहूँगा। ईरान को अगर हम वास्तुशास्त्र के नज़रिए से देखेंगे या फिर ईरान की ज्योग्राफी देखेंगे, तो उसकी ऐसी कौन सी दिशा है जो उन्हें ताकत देती है, और ऐसी कौन सी दिशाएं है जो प्रेशर बनाती है? अब ईरान के वास्तुशास्त्र की ओर जाने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व का अगर नक्शा हम एक पेपर पे लेते हैं, तो इस वक्त जो युद्ध भूमि है, इजराइल, ईरान और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यूएई, ये सारे जो देश है, यानी और वो हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, तो ये सारा इलाका जब अगर आप देखोगे ना, तो ये एक हिसाब से पूरे विश्व का ब्रह्मस्थान है, पूरे विश्व का सेंट्रल रीजन है। और आपको एक बात बताऊं, वास्तुशास्त्र के अनुसार विश्व की निर्मिति, सृष्टि की निर्मिति ब्रह्मा से होती है जी। और आज वही विश्व के ब्रह्मस्थान में ये सारा मंथन शुरू हुआ है जी। तो निश्चित रूप से एक और मैं तो जरूर समझ रहा हूं कि ये एक नए विश्व की शुरुआत है, निश्चित रूप से। और एक बात याद रखिए, ये 2026 है। 2026 का मतलब क्या है मालूम? इसकी पूरी संख्या आती है 1 जी। तो अब क्या हुआ है मालूम है, 1 से 9 आंकड़ा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से 9 की एक श्रृंखला होती है। और आपने देखा है कि 2024 जिसका अंकशास्त्र था 8 यानी शनि जी,
पूर्ण रूप से कर्मठ, पूर्ण रूप से धर्मवादी, तत्ववादी, न्यायनिष्ठ, इस तरह से, यानी 2024 में दुनिया ने कई सारे संकट देखे। 2025 जिसकी टोटल 9 होती है, यानी मंगल, आक्रामकता, अग्नि, एक्शन ओरिएंटेड, और आप देखोगे 2025 में तो बहुत सारे हादसे हुए और 1 से 9 की श्रृंखला पूरी हुई। मेरा अभ्यास ये कहता है कि जब 1 से 9 की श्रृंखला पूरी होती है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2026 यानी 1 से 9 की श्रृंखला पूरी हो गई, अब नया पर्व शुरू हुआ है। और उसी वक्त आप अगर देखोगे तो ब्रह्मस्थान में मंथन शुरू हुआ है। हालांकि एक न्यूमरोलॉजी वाला जो साल है, इससे पहले 2017 में आया था। 2017 में जिसका अंकशास्त्र 1 था, उस वक्त भी आप देखोगे सीरिया, यमन और नॉर्थ कोरिया में काफी बड़े पैमाने पर अशांति, उथल पुथल और युद्धजन्य परिस्थिति थी। उसके पहले 2008 का अंकशास्त्र भी 1 है। उस वक्त भी रशिया और जॉर्जिया तथा गाजा क्षेत्र में युद्ध हुए थे, तथा 1999 वो भी 1। मैं इसके पहले और भी पीछे जा सकता हूं, लेकिन मैं ये 4 बार जो 1 क्रमांक आया है, तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जी। और कारगिल के साथ साथ उस वक्त मध्य पूर्व में भी कई जगह पे युद्धजन्य परिस्थिति थी। यानी जब जब 1 आंकड़ा आया है तो परिवर्तन हुआ है। कारगिल युद्ध ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एक नया आयाम प्रस्थापित किया कि दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र में युद्ध हो सकता है और नीचे से लड़ने वाला भारत भी जीत सकता है। तो ये सारे ऐसे, ये 1 क्रमांक ने 1 यानी नए पर्व की शुरुआत जो 1999 में हुई, और उसके बाद 2008, 2017, 2026, ये सारे साल 1 नंबर वाले हैं। ये आपको ये अलग अलग चीजें बता रहे हैं। अब मैं आऊंगा ईरान के वास्तुशास्त्र पर। ईरान के उत्तर में कैस्पियन समुद्र है जी, और ईरान के दक्षिण में पर्शियन गल्फ यानी होर्मुज तथा अरेबियन सी। उत्तर में जब किसी देश के पानी आता है तो निश्चित रूप से वो उस देश की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। ईरान के पास पैसे की कमी नहीं है। वैसे भी ईरान के पास ऑयल है। दुनिया के आज की तारीख में सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर के रूप में ईरान है। और सबको मालूम है जिसके पास ऑयल है उसके पास पैसा आने वाला ही है जी। तो नॉर्थ का समुंदर उनके लिए वेल्थ और हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। दक्षिण का समुद्र, वैसे देखा जाए तो दक्षिण का समुद्र आपको आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जा सकता है, आपको कर्जे के घेरे में भी ले जा सकता है। लेकिन दक्षिण दिशा की एक और खासियत ये भी है कि दक्षिण आपको एक तरफ आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस देता है, तो दक्षिण आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है। और यहाँ पे आप देखोगे, भले ईरान के जो राजनेतृत्व था वो कर्मठ विचारों वाला होने के बावजूद भी वो अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट और पीस ऑफ माइंड वाले थे। उनका मन जल्दी विचलित नहीं होने वाला है। वो बहुत धीर गंभीर प्रवृत्ति से काम कर रहे हैं, और वही साउथ की देन उनको आज के इस वॉर में 40 दिन के बाद भी
अमेरिका से और इजराइल के साथ टक्कर लेने के लिए काबिल रखता है। हम्म, तीसरी ओर ईरान के पूरब में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरब हल्का हो, ओपन हो, हम्म, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की ज्योग्राफी देखोगे तो अफगानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पर्वत है हम्म, और उसी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से भी आता है। तो ईरान का पूरब हेवी हो चुका है, हम्म, जिसकी वजह से उनकी प्रगति में बाधा आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, एक तरफ उनके पास ऑयल रिच नेशन होने का एक दर्जा है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा उनके ऊपर सैंक्शंस डालना या अमेरिका द्वारा प्रतिबंध, ये इनके प्रगति में बहुत बड़ा बाधा का कारण बना हुआ है। तो फाइनली मैं कहूँगा पश्चिम में, हम्म, पश्चिम बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम आपको लाभ प्राप्त करके देने वाली दिशा है। अब यहाँ पे ईरान के पश्चिम में एक तो इराक है, सीरिया है, इजराइल है, और इसी दिशा में और आगे जाओगे तो अमेरिका है दूर। जी, अमेरिका का मैं वास्तु के हिसाब से वहाँ पे मैं जोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन इराक, सीरिया, इजराइल, और इजराइल को मैं बेसिकली एक अमेरिका का क्लोज दोस्त, यानी पश्चिम का जो प्रेशर है वो ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से युद्ध भड़काने वाली अवस्था और ईरान को लाभ कम मिले, ऐसी सिचुएशन वास्तुशास्त्र के अनुसार ईरान के बारे में बन रही है। तो यहाँ पे एक बात याद रखो, उत्तर दिशा उनके लिए लाभदायी है, दक्षिण दिशा कुछ हद तक जरूर लाभदायी है, और पूरब और पश्चिम डेफिनेटली उनके वास्तुशास्त्र के हिसाब से उनको तकलीफ देने वाली। हालांकि आगे मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक मैं पहले ईरान का एक बेसिक वास्तुशास्त्र ये है जो उनके लिए उनको युद्ध के लिए सक्षम बना रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो आपने बताया वो ईरान के वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताया, बराबर, लेकिन ईरान की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आपके कुछ इनपुट्स होंगे। हाँ, ईरान इस शब्द की अगर आप न्यूमरोलॉजिकल टोटल करोगे तो वो है 9, 9, मंगल। एनर्जी, मंगल ग्रह को न्यूमरोलॉजी में आक्रामक माना जाता है, अच्छा, कर्मठ माना जाता है, एक्शन में तेज माना जाता है, तामसिक प्रवृत्ति वाला माना जाता है जी, और अग्नि तत्व वाला माना जाता है। और मैंने तो पहले ही कहा कि अभी अभी 2025 हो चुका है। और एक बात याद रखिए, अगर इतिहासकार या राजनीतिक विशेषज्ञ से मैं जानना चाहूंगा कि 2025 में ईरान ने क्या किया। 2025 उनका साल था, और 2025 9 की वजह से उन्होंने युद्ध की पूर्ण रूप से तैयारी की। अच्छा, अब 2026 चल रहा है। देखिए, अब ये 2026 वॉर की शुरुआत तो इजराइल ने की, लेकिन एक बात याद रखो, और उनके साथ साथ अमेरिका आ गई, बट ये 2026 है। 2026 की न्यूमरोलॉजी एक यानी सूर्य, यानी वो भी अग्नि, एक यानी प्रखरता, लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो एक तरफ प्रखरता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, दूसरे ओर मंगल की कर्मठता है, एक्शन ओरिएंटेडनेस है, अग्नि और तामसिक प्रवृत्ति है। यानी क्या हुआ मालूम, मतलब कहते हैं ना आग में तेल डालना। तो 1 और 9 जब बन गए ना, तो ये 1 और 9 है ना, इसका मतलब एक बात याद रखो, 2026 जब तक है ना, ईरान किसकी सुनने वाला नहीं है। ईरान सबके ऊपर हावी होने वाला है, और ये बता दिया है उन्होंने 40 दिन में।
और उसके आगे जाकर भी मैं आपको एक बात बताऊं, 2027 भी जो है ना, जिसका अंकशास्त्र 2 है, बट ये 2 अंक पर भी प्रभाव एक का ही है। यानी पर्दे के पीछे ये क्रमांक 1 ही उसका सूत्र चलाने वाला है। 2 यानी चंद्र, चंद्र को प्रकाश मिलता है सूर्य का, तब जाके वो प्रकाशमान होता है। तो यानी सूर्य का इफेक्ट चंद्र के माध्यम से आने वाला है। तो 2027 भी जो सूर्य का इफेक्ट और 9 नंबर का इफेक्ट, यानी एक बात याद रखो, एक वास्तुशास्त्री और अंकशास्त्री के अनुसार मैं कहूंगा कि इजराइल और अमेरिका ने एक बहुत बड़ी रिस्क ले ली है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये तो हुई ईरान की न्यूमरोलॉजी, लेकिन इसी के साथ इजराइल और अमेरिका के न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताइए। होगी? यस, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट बहुत अच्छा किया आपने मुझे ये पूछा। इसमें भी यानी अंकशास्त्र बेसिकली, एक बात याद रखो, कुछ कभी कभी लोग, आपको मालूम नहीं उनका माइंडसेट क्या होता है, वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी वगैरह ये सारे ऑकल्ट साइंस के ऊपर कई सारे ऐसे गलत या घिनौने प्रश्न भी पूछ लेते हैं, सचमुच ये काम करता है क्या, नहीं करता है क्या। लेकिन अब मैं जब इजराइल, अमेरिका तथा मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और मुस्तफा खामेनी, इन सब की अगर आप न्यूमरोलॉजी देखोगे ना तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब अगर इजराइल इस शब्द की न्यूमरोलॉजी अगर आप देखते हो तो इजराइल का अंक है 6, वीनस। 6 अंक शुक्र को यानी वीनस को प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र यानी लग्जरी, शुक्र यानी ब्यूटी, शुक्र यानी ताकत। अब यहाँ पे इजराइल की ताकत एक अलग किस्म की। यहाँ पे एक बात याद रखो, ब्यूटी भी है, लग्जरी भी है और बिजनेस भी है। और अगर आप इजराइल का पूर्ण रूप से, इजराइल कैसे पैदा हुआ और किस तरह से वो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, यानी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उनके लिए पहले अस्तित्व और बाद वर्चस्व, ऐसे 2 चीज़ों का उनकी लड़ाई है। और शुक्र का अगर आप सही मायने में अगर इतिहास देखोगे ना तो गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य ये दोनों देवगुरु बनने की होड़ में थे। और बृहस्पति देवगुरु बन गए तो निश्चित रूप से शुक्राचार्य आग बबूला हो गए और उन्होंने दैत्यों का गुरुपद स्वीकार लिया। तो यानी एक तरफ शुक्र हमें सौंदर्य का गुण देता है, लेकिन उस सौंदर्य के पीछे वो हार का जो एक खुखारपन जो है, बदले की आग, वो भी है। और इजराइल में वो हमेशा दिखता है। अस्तित्व और वर्चस्व, इन 2 चीज़ों में इजराइल को भी ये करना पड़ रहा है इस हिसाब से। अब हम आते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल का अंक 6 है, बेंजामिन नेतन्याहू का अंक 3 है और ईरान 9 है। साल 2026 चल रहा है, यानी 1 है। अब 1 और 9 ईरान के पक्ष में बहुत स्ट्रांग है। तो इधर बेंजामिन नेतन्याहू 3 नंबर होने की वजह से, यानी वो गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इनके पास नॉलेज है, कमांड है, बहुत अच्छी सोच है, अपना वर्चस्व बहुत प्रस्थापित कर सकते हैं। और इजराइल का शुक्र में बेसिकली मैं कहूंगा कि वो बिजनेस के साथ वर्चस्व का जो गुण उनके पास है, वो दोनों चीजें इनके पास जरूर है। बट फिर भी मैं कहूंगा इस वक्त अंकशास्त्र के अनुसार ईरान ऊपर की लेवल पर है, ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं अब आऊंगा अमेरिका के
न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी पर। अमेरिका की न्यूमरोलॉजी देखते समय हम जब सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं तो अमेरिका 3 नाम से उसकी न्यूमरोलॉजी देखनी पड़ती है। एक यूएसए, ये शॉर्ट फॉर्म में जी। यूएसए का अगर न्यूमरोलॉजी लेते हो तो वो एक है। लेकिन अगर अमेरिका, कई बार केवल अमेरिका, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति भी अगर कभी भाषण करता है तो फर्स्ट अमेरिका, अमेरिका सेव अमेरिका, ग्रो अमेरिका, तो अमेरिका केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे नहीं, तो अमेरिका ये शब्द भी वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका का न्यूमरोलॉजी 8 है। 8 यानी शनि, कर्मठता, एकदम डेडिकेशन, तत्ववाद। हालांकि अमेरिका के पास तत्ववाद कितना है ये बहुत बड़ा संशोधन का विषय है, बट उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी के ऊपर वो बहुत ही कर्मठ रहते हैं। इस हिसाब से 8 नंबर उनके साथ काम करता है। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस शब्द की न्यूमरोलॉजी लेते हो तो वो आती है 5। अच्छा। अब एक बात याद रखिए, 1 यानी सूर्य, 1 यानी 2026 का भी 1, यूएसए का 1, सूर्य का नेतृत्व, और 1 और 9 एक दूसरे को पूरक है। अगर देखा जाए ना तो यूएसए नाम से अगर इनका काम ज्यादा चलाते हैं तो वो ईरान को, क्योंकि ये 1 और 9 है, इसके पास 1 है, और वैसे डोनाल्ड ट्रंप का 3 है, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं, लेकिन इनका 1 है, इनका 9 है, तो कांटे की टक्कर होगी, ये जरूर हो सकता है। लेकिन अमेरिका का जो 8 नंबर है, अब एक बात याद रखो, 8 को जब मैं 2026 के साथ जोड़ूंगा, 2026 1 नंबर है और अमेरिका 8 है। सूर्य और शनि, आपने सही कहा। बाप बेटे तो है, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। अगर दोनों का 36 का आंकड़ा है तो अब देखिए यहां पे ट्रंप जो रोज अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है ना, मैं कहूंगा ये 1 और 8 यानी डायलेमा, कंफ्यूजन, यानी चित्त स्थिर नहीं है उनका। 1 और 8 का इफेक्ट, आज एक बात करेंगे, कल दूसरी करेंगे, परसों तीसरी करेंगे। सो ये 1 और 8 का आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट, डायलेमा, वो उनको यहाँ पे तकलीफ दे रहा है। और उधर 9 एकदम स्ट्रांग बैठा है, वो सुनने वाला नहीं है। तो अगर हम चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस शब्द को लेकर, वो 5 आंकड़ा है। 5 वाला जो है ना, मैं आपको बताता हूं, 5 यानी बुद्धि, 5 यानी बिजनेस, और 5 यानी बुध, मर्क्यूरी, ये आपको बिजनेस और बिजनेस की बुद्धि देता है। और यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मान लो अमेरिका का नेतृत्व जो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, इनका अंकशास्त्र अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप नाम का, मैंने आज के चर्चा में इन तीनों की डेट ऑफ बर्थ का नहीं लिया है, मैं केवल इनके नाम का न्यूमरोलॉजी ले रहा हूं, तो 3 आंकड़ा है। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, बेंजामिन नेतन्याहू 3, डोनाल्ड ट्रंप 3, मुश्तबा खमेनी वो भी 3, तीनों भी 3 वाले हैं। बट एक बात याद रखो, 3 वाले यानी एक बात याद रखो, यानी पूरे 1 से 9 नंबर में अगर देखा जाए ना, तो 1 नंबर और 3 नंबर बहुत ही इक्वली स्ट्रांग और पॉजिटिव माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है मालूम है, कि वो अमेरिका का 8, यूएसए का 1 और 2026 का 1, वो 1 और 8 का चक्र ही इनके बारे में ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और वो हमेशा अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग बिगड़ रही है उनकी, और जिसकी वजह से अमेरिका जितना स्ट्रांग होना चाहिए,
या जितना स्ट्रांग परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ा अमेरिका के लिए। और वहीं पे मैं आपको बताऊं, जब से मुज्तबा खोमेनी आए हैं वो 3 नंबर वाले हैं, तो दूसरी ओर नेतन्याहू वो भी 3 नंबर वाले हैं। ये दोनों जो है ना बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं और सोच समझ कर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि इन दोनों का गुरु अच्छी तरह से स्ट्रांग पॉजिटिव चल रहा है। शायद डोनाल्ड ट्रंप का गुरु यानी जुपिटर निगेटिव चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ जा रही है, यानी इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी। तो ये यानी ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन खेल है, मज़ा आ रहा है मतलब मुझे बात करते समय में कि 9 नंबर ईरान, 6 नंबर इजराइल, 1, 8, 5 अमेरिका, तीनों नेता 3-3-3। सो ये सारा खेल है, इसके ऊपर बहुत कुछ है। लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में यही सबसे बड़ा खेल है कि आप बहुत कुछ जान सकते हो और इन सारी चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब देखिए, जितनी सारी बातें मैंने बताई है, आप देखिए वो एक एक अंक, मैंने एक एक अंक की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका स्वभाव बताया और उस अंक वाले नेता किस तरह से चल रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, ये सारा सिद्ध हो रहा है। इसलिए वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये दोनों को सोचना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा ये सारा अभ्यास करते करते कि कहीं पे अगर अमेरिका और इजराइल अगर समझदारी के रास्ते पे चले, नेतन्याहू के पास 3 नंबर है, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी 3 नंबर है। एक तरफ इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरी तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, दोनों 3 नंबर वाले हैं। ये अगर समझदारी से आगे चलते हैं और ईरान को एक सम्मान प्रदान करके अच्छा स्टेटस, रिस्पेक्ट देकर अगर वो बातचीत के टेबल पर आते हैं, तो इस युद्ध को रुकने के लिए या रोकने के लिए आसान होगा। ईरान और इजराइल के बीच के तनाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसी बीच एक नाम आया है, दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो उसके वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो एक तरफ ईरान के दक्षिण में ये एक पहाड़ी इलाका भी है और समुंदर भी है जी। जब पहाड़ वहां पे आ रहे हैं तो वो वहां पे एक हेवीनेस क्रिएट कर रहा है, और पानी जो आया है वो एक ऐसे मतलब टर्न है, कर्व है। मतलब पहाड़ों की तुलना में पानी का अस्तित्व घातक है, बट उतना घातक नहीं है, क्योंकि वो पानी की क्वांटिटी जो है वो कम है, एरिया बहुत छोटा है। बट वो एक ऐसा बॉटल नेक है जिसके ऊपर पूर्ण रूप से ईरान का वर्चस्व है, और दुनिया का मैं कहूँगा 35 से 40% ऑयल जो है वो वहाँ से ही गुजरता है जी। तो अब एक तरफ ईरान के दक्षिण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, पहाड़ी इलाका है, इसका मतलब ये दो चीज़ें ईरान के लिए लाभदायी है। और उस वक्त वहाँ का पानी जो है वो पानी आज की तारीख में ईरान के लिए इतना निगेटिव साबित नहीं हो रहा है जितना उसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ इस शब्द का अंकशास्त्र के अनुसार जो वैल्यू है वो आता है 7। 7 यानी केतु। केतु यानी बिना सिर वाला धड़, यानी शरीर, सिर नहीं है, सोचने की काम नहीं है, या वो सोचते भी नहीं है, ये हो गया केतु का स्ट्रक्चर। लेकिन एक बात याद रखो, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी भी देता है,
केतु आपको इंट्यूशन भी देता है और वक्त आने पर केतु आपकी सेल्स एबिलिटीज को भी बढ़ाता है। अब यहाँ पे सेल्स एबिलिटीज को मैं ईरान की चतुराई समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व को एक तरफ से, एक हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक तरफ से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल है, और उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल साबित किया हुआ है दक्षिण पर्वत, ये दोनों की वजह से। सो वो एक है, लेकिन बिना सर वाला धड़ है, यानी सोच समझ नहीं है, वो कभी कभार वो घातक भी हो सकता है, बट आज की तारीख में वो रूल कर रहे हैं। और 7 नंबर जो है ना, वो बेसिकली मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसके ऊपर 1 और 9 का वर्चस्व डेफिनेटली आ सकता है। 1 और 9 इसके ऊपर जरूर हावी हो सकते हैं, जो ईरान के पक्ष में है। और मुस्तफा खमेनी का 3 है, वो भी उसके सामने पावरफुल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, एक तरफ ये तीनों है और हॉर्मुज स्ट्रेट का जो है वो भी साथ इनके लिए लाभदायी हो रहा है, और इसके आधार पर ईरान अपनी पोजीशन इस वॉर में काफ़ी स्ट्रांग करने में सफल हुआ है। ईरान के जो न्यूक्लियर पॉइंट्स है, तो उनके वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपकी क्या राय है? ज़रूर इसमें मैं बात करता हूँ। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये क्यों कैसे है? ईरान का वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम और डीप अभ्यास करते हैं तो सबसे पहली बात मैं खर्ग आइलैंड के बारे में बात करूं। खर्ग आइलैंड जो ईरान के साउथ वेस्ट में समुंदर के अंदर है, एक ऐसा आइलैंड है जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट वहां से निकलता है। और ये समुंदर की जो आइलैंड है, यानी एक बात याद रखो, आपके देश के साउथ वेस्ट में एक बहुत बड़ा आइलैंड का टुकड़ा निर्माण होना, ये आपके देश की स्टेबिलिटी के लिए बहुत पॉजिटिव है। यानी पानी और खड्डा है, लेकिन वहां पे जमीन भी है, और वो जमीन यानी निश्चित रूप से इतने बड़े समुंदर में वो इतना बड़ा एक हिसाब से पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है, वो पानी के ऊपर आया हुआ है, और उसके अंदर ऑयल का स्रोत है। अब एक हिसाब से मैं कहूँगा कि साउथ वेस्ट ये पृथ्वी तत्व का स्थान है, लेकिन साउथ वेस्ट में अगर ऑयल निकलता है तो पृथ्वी तत्व के अंदर ऑयल है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको कहूँगा कि ये ऑयल जो है ये ब्लैक कलर में होता है, घना होता है, और इसमें मिट्टी या कई सारे अलग अलग सॉलिड केमिकल्स का प्रमाण भी होता है। तो मैं इस ऑयल को फिर एक बार ब्रह्म तत्व से मिश्रित ही कहूँगा। तो खर्ग आइलैंड का होना ईरान के लिए लाभदायी है। अब ईरान का जो मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो नतांज का है, अब नतांज का जो है ना, उस ब्रह्मस्थान सेंटर से साउथ की ओर है। तो ब्रह्मस्थान से साउथ की ओर जब ये आ रहा है नतांज, तो ये इनके लिए फायदेमंद है। दूसरा, इनका एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है फर्डो करके। ये फर्डो जो है ना, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है। ये कुछ या टुवर्ड्स तेहरान जो उनका राजधानी है, कैपिटल, उसकी तरफ है। एक बात मैं कहूँगा कि ये काफ़ी सारी पहाड़ी इलाका है, और वो पहाड़ी इलाके में ये कुछ ज़मीन के अंदर बने हुए कुछ ऐसे टनल्स हैं, तो वो इतना उनके लिए लाभदायी नहीं है वास्तु के अनुसार। बट ज़मीन के अंदर काफ़ी, अगर उन्होंने 150 मीटर के अंदर तक अगर जाके उन्होंने टनल किया है, तो ज़मीन को हल्का किया है, ये भी हम कह सकते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत उसका पॉजिटिवनेस फायदा मिलेगा। इसके आगे जाके इनका एक इस्फहान करके एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिटी है, जो
ब्रह्मा से पश्चिम की तरफ है ओके। और पश्चिम की तरफ होने की वजह से यह उनके लिए लाभदायी है। और अंतिम इनका बुशहर में एक और न्यूक्लियर प्लांट है या न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट है, वो भी साउथ वेस्ट में है। तो नतांज, बुशहर और कुछ हद तक इस्फान, ये 3 चीज़ें इनके लिए बहुत फायदेमंद है। थोड़ा सा फर्डो उनके लिए तकलीफ वाला साबित हो सकता है, लेकिन जब 3 स्ट्रांग है तो एक कमज़ोर पड़ने से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं कहूँगा कि ईरान के लिए वास्तुशास्त्र के माध्यम से इज़राइल और अमेरिका जैसे स्ट्रांग शत्रु के सामने इनको सस्टेन करने में, ताकत देने में, मजबूत करने में ये कई सारे वास्तु के और न्यूमरोलॉजी के फैक्टर ईरान के सामने उनके लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं। वरना अगर ऑन पेपर आप यानी अगर डिफेंस का अगर स्टैटिस्टिक्स आप लोगे तो और टेक्नोलॉजी का जायज़ा आप लोगे तो अमेरिका और इज़राइल ईरान के सामने ज़रूर बहुत स्ट्रांग है, बट कुछ ऐसे कुदरत के फैक्टर है जो ईरान के लिए यानी न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र ईरान के लिए लाभदायी हुआ है। और साथ ही साथ ईरान के नेतृत्व ने, ईरान की जनता ने 1979 से लेकर आज तक उनकी जो मानसिकता बना के रखी थी कि एक ना एक दिन हमें अमेरिका से लड़ना है, तो वो जो फाइटिंग स्पिरिट जो है वो काम कर रही है, वो आज काम कर रहा है। और वास्तु और न्यूमरोलॉजी भी उनको सपोर्ट कर रहा है। रविराज जी, आपने इस ईरान और इजराइल के विषय को एक अलग तरह से, वास्तुशास्त्र के एक अलग नज़र से हमारे साथ इस पूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। इसी के साथ आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये इज़राइल, ईरान, अमेरिका का युद्ध 3 अलग अलग देश, 3 अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति और तीनों देशों के धार्मिक सोच विचार अलग, ऐसे में भारतीय वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी के आधार पर मैंने ये सारे देशों का अभ्यास किया और ये सारे तथ्यों को शास्त्र के आधार पर आपके सामने रखने का एक मैंने प्रयास किया है। जो भी मेरा अभ्यास और जो भी मेरा अनुभव है, इसके आधार पर मैंने आपके सामने ये रखा है। और जहाँ तक एक तरफ शास्त्र के नियम, यानी जैसे तीनों नेताओं के न्यूमरोलॉजी, तीनों देशों की न्यूमरोलॉजी और उनका माइंडसेट, उनका बर्ताव और उनके यहाँ क्या हो रहा है, ये सारे नंबर्स के साथ ये हो रहा है। या एक तरफ नॉर्थ का कैस्पियन सी जो ईरान के लिए लाभदायी बना हुआ है, साउथ का होर्मुज और पहाड़ ईरान के लिए फ़ायदेमंद है। 4 में से 3 उनके प्लांट वास्तु के हिसाब से उनके लिए एक शक्ति स्थान बन रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है, ये एक शास्त्र के आधार पर मैंने आपके सामने ये रखने का प्रयास किया है। और आखिरकार ये हजारों साल पुराने शास्त्र है जी। ये पूरी सृष्टि और अखिल मानव जाति के लिए काम करते हैं। और यही मैं आज के अपने वक्तव्य के माध्यम से आपके सामने रखने का और सिद्ध करने का प्रयास किया है। दैट्स ऑल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रविराज जी। आशा है आपको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।